हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें क्लास 6 और 7 हो चुका है। क्लास 8 का ज्योग्राफी हो चुका है। आज चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री है, रूलिंग द कंट्री साइड। कैसे ब्रिटिश ना कंट्री साइड को रूल किए हैं। ठीक है, ये है रॉबर्ट क्लाइव जो एक्सेप्ट कर रहे हैं दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और उड़ीसा का मुगल से 1765 में। कैसे कंपनी बिकम्स दीवान। 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्पायर ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान ऑफ बंगाल बनाए थे। ठीक है, और वो ना एक्चुअल इवेंट जो मोस्ट प्रोबेबली था रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में हुआ था। फ्यू इंग्लिश मैन थे और इंडियन उसके विटनेस थे। ठीक है, बट इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि ये जो मैजेस्टिक ओकेशन है टेकिंग प्लेस ग्रैंड सिटिंग में। द पेंटर वॉज कमीशनड बाय क्लाइव, और वो ना कमीशन किया गया था क्लाइव के द्वारा, और ताकि वो रिकॉर्ड को मेमोरेबल इवेंट के तौर पे बना सके क्लाइव की लाइफ का। ठीक है, द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। ये ब्रिटिश इमेजिनेशन का सबसे बड़ा इवेंट था। ठीक है, दीवान जैसे कंपनी बना तो वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरी उसके कंट्रोल में आ गया। ठीक है, फिर वो ना थिंक करने लगे कि एडमिनिस्ट्रेटिंग करना उनको लैंड को, ऑर्गेनाइजिंग करना रिवेन्यू रिसोर्स को। दिस हैड टू बी डन, और वो किस तरीके से हो सकता था कि यील्ड इनफ रेवेन्यू ताकि ग्रो एक्सपेंसेस ज़्यादा किया जा सके कंपनी के लिए, ज़्यादा इनफ रेवेन्यू के लिए। ठीक है, अ ट्रेडिंग कंपनी हैज़ ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बी द प्रोडक्ट इट नीडेड एंड सेल इट वांटेड। तो ये ट्रेडिंग कंपनी के लिए भी इंश्योर कर रहा था कि वो प्रोडक्ट जो उनको चाहिए और फिर जो प्रोडक्ट वो चाहते, मतलब वो जो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है और जो प्रोडक्ट वो चाहते हैं। ठीक है, over the year the company also learned that it had to move with some caution. Being an allying power, it needed to pacify those who is past had the ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who held power local to control, but they could not be entirely eliminated. तो वो सोचे कि हम कंपनी के हिसाब से मूव करेंगे। ठीक है, और जो एलियन पावर है तो उनको ना उनका सपोर्ट चाहिए जो कंट्री साइड में है। ठीक है, जो पास्ट में कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं ऑथोरिटी और प्रेस्टीज, तो वो उसका कंट्रोल को तो हेल्प करना चाहिए उस पावर को, और इंटायरली एलिमिनेट नहीं कर पाए तब भी। फिर ना हाउ वॉज दिस टू बी डन, वो कैसे होगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम सब देखेंगे कंट्री साइड को कैसे कोलोनाइज किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, रिवेन्यू रिसोर्स रीडिफाइन किया गया राइट ऑफ पीपुल को, और प्रोड्यूस किया गया क्रॉप जो वो चाहते थे। रिवेन्यू ऑफ द कंपनी का रिवेन्यू ना जैसे वो सब दीवान बने थे उसका इट सेल्फ में प्राइमरली एज अ ट्रेड, वो पहले ट्रेड करते थे, और फिर वो ना लार्ज रिवेन्यू इनकम ना अनविलिंग हो गए थे उस चीज़ के लिए रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट और कलेक्शन से। जो एफर्ट इंक्रीज किए थे रिवेन्यू के लिए वो ताकि वो फाइन और फिर फाइन कॉटन और सिल्क को ना चीपली रेट में पा सके, यहाँ से पॉसिबल ले जा सके। ठीक है, विद इन 5 ईयर्स जो वैल्यू था गुड जो बॉस करता था कंपनी वो डबल हो गया बंगाल में, इन बंगाल डबल हो गया। ठीक है, बिफोर 1765 कंपनी परचेज करने लगा गुड इंडिया का, इम्प्रूव करने लगा गोल्ड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। द रिवेन्यू नाउ द रिवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल वुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड एंड एक्सपोर्ट। तो जो रिवेन्यू कलेक्ट किया गया था ना बंगाल से, उसी से ना गुड और एक्सपोर्ट का उसका जितना भी खर्च होता था ना कंपनी का वो निकल जाता था। ठीक है, फिर ये क्लियर हो गया कि बंगाल इकोनॉमी ना फेस कर रहा था डीप क्राइसिस। आर्टिसन जो थे डिस्ट्रिक्टिंग विलेज सीन, और वो ना फोर्स होते थे कि सेल देयर गुड्स टू द कंपनी लो प्राइस में। ठीक है, पीजेंट अनेबल होते थे अपना डिमांड को पे करने में। फिर आर्टिसन प्रोडक्शन में वो डिक्लाइन होने लगा, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन भी कोलैप्स होने लगा। फिर 1770 में टेरिबल फेमाइन आया जिससे 10 मिलियन पीपल बंगाल में मर गए। ठीक है, और 1/3 जो पॉपुलेशन था विप्ड आउट हो गया। ये वीकली मार्केट है मुर्शिदाबाद का बंगाल का। ठीक है, इस पिक्चर में यही दिखाया जा रहा है। इसमें पीजेंट आर्टिसन और रूरल एरियाज के रेगुलरली यहाँ पे आते थे वीकली मार्केट में हार्ट्स में, और यहाँ पे अपना गुड्स बाय करते थे और फिर जो चाहिए होता था वहाँ से लेके जाते थे। और ये मार्केट ना बैडली अफेक्ट हुआ था टाइम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस के समय में। उसके बाद है द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब कैसा नीड पता चला इम्प्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर को। जब इकोनॉमी ना र्यून होता है तो फिर सर्टेन रिवेन्यू इनकम कुड द कंपनी भी
सर्टेन रेवेन्यू इनकम। तो उनको ना कंपनी के पास रेवेन्यू इनकम नहीं था। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल ना फील करने लगे कि इन्वेस्टमेंट लैंड इंकरेज करने के लिए और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए, तो ना इसी वजह से ये चीज़ डन हुआ, ठीक है। 2 डिकेड्स के बाद डिबेट हुआ क्वेश्चन पे, तो फिर कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस किए परमानेंट सेटलमेंट 1793 में। और इसमें क्या होता था, ये सेटलमेंट राजा और तालुकदार रिकॉग्नाइज करते थे एज जमींदार, और फिर ना वो आस्क करते थे कि ताकि वो ना रेंट पीजेंट से और पे टैक्सेस कंपनी को दे, रेंट पीजेंट से ले और पे जो रेवेन्यू आए वो कंपनी को दे। और फिर ना वो जो अमाउंट होता था वो फिक्स होता था परमानेंटली कि इतना ही अमाउंट देना है, इसमें इंक्रीज एवर इन फ्यूचर, और वो इंक्रीज भी हो सकता था, ठीक है। और ये फील्ड किया जाता था कि ना वुड इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू इनटू द कंपनी ऑफ कॉफर्स एंड एट द सेम टाइम इनकरेज द जमींदारी टू इन्वेस्ट इन द इम्प्रूविंग ऑफ लैंड। तो ना इसमें क्या होता था कि ना इतना फिक्स कर दिया गया था कि इतना पैसा कंपनी को मिल ही जाना चाहिए, और इससे ना जमींदारी भी इम्प्रूव होने लगा था कि, और जमींदार को बोला जाता था कि आप लैंड के इम्प्रूव करने के लिए आप खर्च कीजिए और फिर जितना पैसा मिलेगा हमको दीजिए, ठीक है। रिवेन्यू डिमांड जो था स्टेट का नॉट बी इंक्रीज, तो जब रिवेन्यू डिमांड इंक्रीज नहीं हुआ तो जमींदार खुद भी बेनिफिट होने लगे, उनके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ लैंड आने लगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुआ, चार्ल्स कॉर्नवालिस है यही, ठीक है, जो गवर्नर बंगाल के थे जब परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था। प्रॉब्लम क्या हुआ, जब परमानेंट सेटलमेंट आया तो ना क्रिएट किया सब कुछ प्रॉब्लम। कंपनी ऑफिशियल ना डिस्कवर करने लगे जमींदारी को कि वो इन्वेस्ट करें इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड के लिए। फिर रिवेन्यू जो होता था ना वो फिक्स होता था और इतना हाई होता था कि जमींदार को डिफिकल्टी होता था इसको देने में, ठीक है। एनीवन हु फेल टू पे द रिवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी, जो भी फेल कर रहा था ना जमीन पैसे देने में वो ना अपना जमींदारी खो देता था। और न्यूमरियस जमींदार ना सोल्ड कर लिए थे अपना ऑप्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय कंपनी, और कंपनी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फर्स्ट डिबेट ये हुआ था 19th सेंचुरी में कि सिचुएशन चेंज हो गया था, प्राइस मार्केट रॉज हो गया था और कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंड होने लगा था, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज जो इनकम में हुआ जमींदारी का, नो गेन फॉर द कंपनी since it would not increase the revenue demand that had been fixed permanently। तो ना गेन कंपनी के लिए नहीं हुआ, रिवेन्यू डिमांड क्योंकि बढ़ा था जो परमानेंटली इंक्रीज हैड बीन फिक्स परमानेंटली, जो कि पहले से ही फिक्स था, ठीक है। इवन देन द जमींदारी डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, और जमींदार भी कोई इंटरेस्टेड नहीं थे इम्प्रूव करने के लिए लैंड को, उनको सिर्फ ना लॉस कर देते लैंड को ईयरली इसी सेटलमेंट में, और वो ना आज सो द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो सिर्फ चाहते थे कि वो अर्न करे, ना ही वो कुछ ट्रबल फेस करे, ना ही वो इन्वेस्टमेंट करे। As long as जमींदारी could give out the land to tenant and get rent, they were not interested in improving the land। वो सिर्फ ना टेनेंट को लैंड दे देते थे और कोई इंटरेस्टेड नहीं थे लैंड को इम्प्रूव करने में। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि विलेजेस में कल्टीवेटर जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ऑपरेसिव थे, क्योंकि वो जो रेंट पेड कर रहे थे जमींदारी को बहुत हाई था और वो राइट नहीं था। इस राइट ऑफ द लैंड वॉज इनसिक्योर, उनके राइट जो थे लैंड पे वो भी इनसिक्योर थे, ठीक है। उनको ना पे करना पड़ता था रेंट, ऑफ्टन टेक अ लोन फॉर द मनी लेंडर, और वो उनको लोन भी लेना पड़ता था मनी लेंडर से। तो वो जब वो पे करने में सक्षम हो जाते थे तो वो फिर इविक्ट कर दिया जाता था उनके लैंड से, और फिर कल्टीवेट होते थे जनरेशन तक। ही हैड कल्टीवेटेड फॉर जनरेशन, और फिर उसको कल्टीवेशन का काम करना पड़ता था जनरेशन तक, ठीक है। अब महल का क्या होता है, ये ब्रिटिश रिवेन्यू रिकॉर्ड था जिसमें ना महल इज अ रिवेन्यू स्टेट विच मे बी विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज, जिसका महल क्या होता था कि ये या तो ये विलेज है या तो ग्रुप ऑफ विलेज को महल कहा जाता था, ठीक है। अ सिस्टम इज डिवाइज्ड। जब अर्ली 19th सेंचुरी आया तो मैनी कंपनी ऑफिशियल जो थे ना कन्विंस हो गए कि सिस्टम ऑफ रेवेन्यू को चेंज किया जाना चाहिए, और फिर रेवेन्यू ना फिक्स परमानेंटली एट अ टाइम व्हेन द कंपनी नीडेड मोर मनी टू मीट इट्स एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। तो वो बोले कि इसको चेंज करना होगा क्योंकि कंपनी को कभी कभी जरूरत भी ज़्यादा पैसे की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी में वो सब क्या किए, जो आज का उत्तर प्रदेश है, इंग्लिशमैन ना होल्ट मैकनिज डिवाइस किए न्यू सिस्टम, वो इनटू इफेक्ट में आया जो 1822 में। ये ना विलेज को ना इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन नॉर्थ इंडिया सोसाइटी और नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड, वो सोचे कि उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंस्पेक्टिंग द लैंड। इसके डायरेक्शन में ना कलेक्टर सबको विलेज टू विलेज जाना था और लैंड का इंस्पेक्ट करना था और मेजर करना था फील्ड का, और रिकॉर्ड बनाना था कि कस्टम और राइट कैसे डिफरेंट है ग्रुप से, ठीक है। और एस्टीमेट जो होता था रिवेन्यू का, प्लॉट का, विलेज का, वो कैलकुलेट करके रिवेन्यू
उसके हिसाब से महल का हैड टू पे, उसका महल का पे करना पड़ता था उस विलेज का, ठीक है। और ये डिमांड ना रिवाइज पीरियोडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स, ये ना डिमांड रिवाइज होता रहेगा, ठीक है, ये परमानेंटली फिक्स नहीं रहेगा परमानेंट सेटलमेंट की तरह, ठीक है। और ये चार्ज होगा कलेक्शन रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन, और जो विलेज हेडमैन होंगे उनका काम होगा कि ये सब चार्ज करे रेवेन्यू और फिर ना वो उनको ब्रिटिश को वो दे, ठीक है। Rather than the जमींदारी दिस सिस्टम कैम टू बी नॉन एज महलवाड़ी सिस्टम, उसको जमींदारी कहा जाता था पर इस सिस्टम को महलवाड़ी सिस्टम कहा गया। थॉमस मुनरो जो गवर्नर थे मद्रास के 1819 टू 1826 तक, द मुनरो सिस्टम। ये ना ब्रिटिश टेरिटरीज साउथ में थे, तो सिमिलरली ना आइडिया जो परमानेंट सेटलमेंट का था मूव अवे, वो ना आइडिया जो थे ना परमानेंट सेटलमेंट के आइडिया से मूव अवे हुए, ठीक है। न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइस कैम टू बी नॉन एज द रैयत और रैयतवाड़ी। न्यू सिस्टम ये लाए मुनरो, उनका नाम रैयत और रैयतवाड़ी सिस्टम कहा गया इसको, ठीक है। इट वॉज ट्राइड स्मॉल स्केल ऑफ लैंड में ना इसको स्ट्राइक किया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, जिसमें सम एरिया टेक किए गए थे कंपनी के द्वारा वॉर से टीपू सुल्तान के समय में, ठीक है। सब्सिक्वेंटली यहाँ पे डेवलप हुआ था थॉमस मुनरो, ये सिस्टम ना ग्रेजुअली एक्सटेंड हुआ साउथ इंडिया के ऑल पार्ट में, ठीक है। रीड और मुनरो ना फेल्ट किए साउथ देयर वेयर नो ट्रेडिशनल जमींदारी, वहाँ पे ट्रेडिशनल जमींदारी नहीं है, सेटलमेंट जो है वो आर्ग्यूड डायरेक्टली कल्टीवेटर हैं, वहाँ पे रैयत थे, वो टिल्टेड लैंड जनरेशन से टिल्ट कर रहे थे लैंड को, और फिर उनका जो फील्ड था ना वो केयरफुल्ली और सेपरेटली सर्वेड था बिफोर रिवेन्यू असेसमेंट वॉज मेड, और उनको ये था कि केयरफुली और सेपरेटली सर्वेड हो जाए जब रिवेन्यू असेसमेंट मेड हो। मुनरो थॉट कर रहा था कि ब्रिटिश शुड एक्ट एज पेरेंटल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द रैयत अंडर देयर चार्ज, तो उनको मुनरो फील कर रहे थे कि ना उनको ना इस हिसाब से काम करना चाहिए कि वो पेरेंटल फादर फिगर बन के रैयत को ना अपने चार्ज में रखे, ठीक है। ऑल वॉज नॉट वेल, हर कुछ सही नहीं था, ठीक है। देखो विद अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वॉज इम्पोज, कुछ ही दिन में ना न्यू सिस्टम इम्पोज होता था, ये क्लियर था कि ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था उनके साथ, ये ना डिजायर था कि अपना इंक्रीज किया जाए इनकम से, लैंड को रिवेन्यू हो और फिर ना हाई रिवेन्यू डिमांड हो। पीजेंट अनेबल थे इस चीज को पे करने में, रैयत फ्लीड हो रहा था कंट्री साइड में, विलेज ना डिजर्टेड हो रहे थे मैनी रीजन में। ऑप्टिमिस्ट ऑफिशियल थे जो इमेजिन कर रहे थे कि न्यू सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट इनटू रिच इंटरप्राइजिंग फार्मर्स, तो इसमें ये हो रहा था कि न्यू सिस्टम जो होगा ना उससे ना जो फार्मर्स है वो रिच इंटरप्राइजिंग फार्मर्स पीजेंट ना रिच इंटरप्राइजिंग फार्मर में ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, ठीक है। बट दिस डिड नॉट हैपन, ये सिर्फ सोचा गया था कि पीजेंट ऐसा होगा कि वो रिच इंटरप्राइजिंग फार्मर बन जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। क्रॉप फॉर यूरोप, the British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that European required. तो ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश ना ये फेस किए थे कि कंट्री साइड में सिर्फ वो रिवेन्यू ही नहीं, उनको ये भी चाहिए था कि जो भी वो क्रॉप रिक्वायर करे यूरोप के लिए वो भी ग्रो हो, ठीक है। लेट 18th सेंचुरी में ना कंपनी ना ट्राई करने लगा कि बैक एक्सपेंड करने के लिए कल्टीवेशन ऑफ ओपियम और इंडिगो का। इन द सेंचुरी हाफ दैट फॉलो द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स कल्टिवेटर इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, तो फिर ना हाफ सेंचुरी में वो सब क्या करने लगे कि ना फोर्स करने लगे कल्टीवेटर ऑफ यूरोप, कल्टीवेटर ऑफ इंडिया को कि ना वो प्रोड्यूस करे, जैसे जूट इन बंगाल में थी, असम में शुगर केन, यूनाइटेड प्रोविडेंस उत्तर प्रदेश में, वीट पंजाब में, कॉटन महाराष्ट्र में और पंजाब राइस इन महाराष्ट्र और पंजाब में और राइस मद्रास में। और दिस वाज हाउ दिस डन, तो वो सोचे कि ये कैसे डन होगा, तो वेराइटी मेथड एक्सपेंड किए कल्टीवेशन का क्रॉप का जो नीडेड था, ठीक है। फिर उसके बाद ना क्लोजर लुक इस स्टोरी का हम सब देखेंगे, सच क्रॉप्स वन सच मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। डज कलर हैव अ हिस्ट्री, तो हाँ 5 और 6 इमेज में बताया जा रहा है कॉटन प्रिंट के बारे में, जिसमें कलमकारी प्रिंट क्रिएट किया गया है आंध्र प्रदेश के इंडिया के आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है। राइट में फ्लोरल कॉटन प्रिंट डिजाइन किया गया है विलियम मॉरिस के समय में, विलियम मॉरिस के द्वारा, और फिर उसके फेमस पोएट और आर्टिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी जो ब्रिटेन के थे। देयर इज वन कॉमन थिंग इन टू प्रिंट्स, और इसमें एक और दोनों में एक कॉमन थिंग है। देखो ये कलमकारी प्रिंट है 20th सेंचुरी इंडिया का, और ये मॉरिस कॉटन प्रिंट है लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड का, ठीक है।
कि ये रिच ब्लू कलर के होते थे, ये कॉमनली ना इंडिगो होता था, ये कलर प्रोड्यूस किए जाते थे, ठीक है। ये ब्लू कलर जो प्रिंट किए जाते थे वो प्रोड्यूस किए जाते थे प्लांट से, जो कि इंडिगो होता था। ये लाइकली ब्लू डाई होता था जो मॉरिस प्रिंट का होता था। 19th सेंचुरी में ब्रिटेन ना इसको मैन्युफैक्चर कर, ब्रिटेन में ये जाता था, इंडिगो प्लांट कल्टीवेट जो किया जाता था इंडिया के द्वारा, ठीक है। फिर इंडिया ना बिगेस्ट सप्लायर था इंडिगो का वर्ल्ड में उस समय में, ठीक है। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो का डिमांड क्यों इतना था, ठीक है। जो इंडिगो प्लांट था ना वो प्राइमरली ग्रो किए जाते थे ट्रॉपिक्स में, और ना 13th सेंचुरी में इंडियन इंडिगो ना यूज किए जाते थे क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में, इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, ताकि वो अपने क्लॉथ को डाई कर सके, ठीक है। ओनली स्मॉल अमाउंट का जो इंडियन इंडिगो होता था ना रीच कर पाता था यूरोपियन मार्केट में, क्योंकि वो उसका प्राइस बहुत हाई होता था। यूरोपियन क्लॉथ ना मैन्युफैक्चर करते थे डिपेंड दूसरे पौधों पे, ठीक है, जो कि ना वॉयलेट और ब्लू डाइज बनाते थे। बीइंग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन, वुड वाज मोर इजली अवेलेबल इन यूरोप। तो ना ये टेम्परेट रीजन का होने की वजह से वुड ना बहुत आसानी से मिल जाता था यूरोप में। और फिर नॉर्दर्न इटली, सदर्न फ्रांस और फिर कुछ पार्ट जर्मनी और ब्रिटेन में वॉरिड थे इस कंपटीशन को इंडिगो को लेके कि ना प्रोड्यूस करते थे वुड, तो प्रोड्यूस करते थे यूरोपियन प्रेशराइज करके देयर गवर्नमेंट टू बैन द इम्पोर्ट्स ऑफ इंडिगो। तो यूरोपियन ना प्रेशराइज के अपने गवर्नमेंट को कि वो बैन करे इंडिगो का प्लांटेशन, ठीक है। क्लॉथ डाइज जो होते थे प्रीफर्ड इंडिगो एज अ डाई, तो वो ना इंडिगो को डाई मानते थे, ठीक है। और फिर इंडिगो प्रोड्यूस किए जाते थे रिच ब्लू कलर को, और फिर ना ये डाई जो होते थे वुड होते थे और पेल और डल होते थे। 17th सेंचुरी में यूरोपियन क्लॉथ जो होते थे परसुएट करते थे गवर्नमेंट टू रिलैक्स बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट, तो वो बोले कि इंडिगो इम्पोर्ट पे बैन किया जाए। फ्रांस ना कल्टिवेटिंग इंडिगो एस्टी डोमिन्स इन द कैरिबियन आइलैंड, फ्रांस ना स्टार्ट कर दिया इंडिगो का कल्टीवेशन एस्टे डोमिंगो में, कैरिबियन आइलैंड में, ठीक है। पुर्तगीज यहाँ ब्राजील में, इंग्लिश जमाइका में, और स्पेनिश करने लगा वेनेजुएला में। इंडिगो प्लांटेशन ना ऑल्सो कैम इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में भी इंडिगो प्लांटेशन देखने को मिला है। इन जब हुआ 18th सेंचुरी का, तो डिमांड जो था इंडियन इंडिगो का बहुत ज्यादा बढ़ा। ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली। ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइज हो गया और इसका कॉटन जो प्रोडक्ट था ना वो बढ़ता गया, ठीक है। क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाइज, और वो ना न्यू डिमांड ले आया क्लॉथ डाई के लिए। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, इट एग्जिस्टिंग सप्लाईज फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड अमेरिकन कोलैप्स्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन। जैसे इंडिगो का डिमांड इंक्रीज हुआ तो फिर ना वेस्ट इंडीज में और अमेरिकन में ना इसका जो सप्लाई था बहुत सारे रीजन की वजह से बंद हो गया था। 1783 से 1789 में ना जो प्रोडक्शन था इंडिगो का वो फेल हो गया था हाफ। क्लॉथ डाई जो ब्रिटेन में होते थे ना डिस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई, और वो दूसरे सोर्स इंडिगो सप्लाई के लिए घूम रहे थे। फ्रॉम वेयर फूड दिस इंडिगो भी प्रोक्यूर्ड, तो वो सोच रहे थे कि कहाँ से वो इस इंडिगो को प्रोक्यूर किया जा सके। प्लांटेशन क्या होता है, ये लार्ज फार्म में ऑपरेट किए जाते हैं प्लांटर द्वारा, जो एम्प्लॉय किए जाते हैं फोर्स लेबर के तौर पे। प्लांटेशन ना एसोसिएट होता है जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ कॉफी से, शुगर केन से, टबैको से, टी और कॉटन से, ठीक है। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, जब ना राइजिंग डिमांड होने लगा था इंडिगो का यूरोप में, तो कंपनी ना इंडिया के तरफ देखा और फिर वो एक्सपेंड किया इस एरिया को इंडिगो कल्टीवेशन का। जब लास्ट डिकेड आया 18th सेंचुरी का, तो इंडिगो कल्टीवेशन जो बंगाल में था एक्सपेंड होने लगा और बंगाल इंडिगो डोमिनेंट होने लगे वर्ल्ड मार्केट में। 1788 में ना 30% जो था इंडिगो का इंपोर्ट होता था ब्रिटेन में इंडिया से। 1810 में ये प्रोपोर्शन ना 95% हो गया। जब इंडिगो ट्रेड ग्रीव हुआ तो कमर्शियल एजेंट्स और ऑफिशियल जो थे कंपनी के वो ना इन्वेस्ट करने लगे इंडिगो प्रोडक्शन में। तो फिर कुछ ईयर्स में कंपनी के ऑफिशियल को ना लेफ्ट और अपने जॉब को छोड़ के इंडिगो के बिजनेसमैन बन गए, और ये अट्रैक्ट करने लगा बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट। न्यूमरियस स्कॉट्समैन और इंग्लिशमैन जो थे वो ना इंडिया आए और प्लांटर्स बन गए, और वो ना क्या किए मनी अपना जो दोज हु हैड नो मनी, और जिनके पास मनी नहीं था वो प्रोड्यूस करने लगे इंडिगो को और लोन लेने लगे कंपनी से। बैंक डेट वी आर कमिंग अप एट द टाइम, जो बैंक आया था उस समय में, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रिवोल्ट है, स्लेव रिवोल्ट एस्टी डोमिन में अगस्त 1791 में जो पेंटिंग किया गया है जनवरी
सुनोबिस्की के द्वारा, ठीक है। 18th सेंचुरी में फ्रेंच प्लांटर्स जो प्रोड्यूस करे थे इंडिगो और शुगर फ्रेंच कॉलोनी में एस्टी डोमिंगो में कैरिबर्न आइलैंड का है। ये अफ्रीकन स्लेव्स थे, वो वर्क करते थे प्लांटेशन में, रिबील कर दिए थे 1791 में, बर्निंग प्लांटेशन कर दिए थे और किल कर दिए थे रिच प्लांटर को 1792 में। और फ्रांस ने एबोलाइज कर दिया था स्लेवरी फ्रेंच कॉलोनीज में। ये इवेंट ने लीड किया था कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन कैरिबियन आइलैंड में, ठीक है। तो हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड, और इंडिगो किस हिसाब से कल्टीवेट होता था। तो टू सिस्टम था इंडिगो कल्टीवेशन का, एक था नीज और एक था रैयती, ठीक है। जो विद इन सिस्टम ऑफ नीज कल्टीवेशन में क्या होता था कि प्लांटर ने प्रोड्यूस करते थे इंडिगो लैंड में और डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, ठीक है। फिर आइदर बॉट देयर लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदारी एंड प्रोड्यूस्ड इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर लेबर। वो या तो बॉट कर देते थे अपने लैंड को या रेंट पे दे देते थे जमींदार या प्रोड्यूसर को इंडिगो के, और डायरेक्टली एम्प्लॉय करते थे हायर लेबर को, ठीक है। द प्रॉब्लम विथ नीज कल्टीवेशन के साथ क्या प्रॉब्लम था। जो प्लांटर थे ना वो फाउंड करे थे डिफिकल्टी अपने एरिया को एक्सपेंड करने में नीज कल्टीवेशन को लेके, ठीक है। इंडिगो ना कल्टीवेट करता था ओनली फर्टाइल लैंड में, और फिर वो ना जो लैंड ना ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड था, तो स्मॉल पोर्ट्स थे जो स्कैटर्ड थे लैंडस्केप के, जो ये एक्वाइर किए हुए थे। प्लांटर नीड कर रहे थे लार्ज एरिया को ताकि कम्पैक्ट ब्लॉक्स को कल्टीवेट कर सके इंडिगो प्लांटेशन के लिए। वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, तो वो कहाँ से ये लैंड लेंगे, ठीक है। दे अटेम्प्ट टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री के पास वो लैंड लेना चाहते थे और इविक्ट करते थे पीजन फ्रॉम द एरिया से, ठीक है। बट दिस तो इससे न पर कंफ्लिक्ट और फिर टेंशन हो रहा था, ठीक है, इस चीज से, ठीक है। नाउ नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज, तो इजी टू मोबिलाइज करना लेबर को सही नहीं था, और लार्ज प्लांटेशन जो रिक्वायर करे थे वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। लेबर न नीडेड थे प्रिसाइजली एट टाइम व्हेन पीजेंट वेयर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टीवेशन। उस टाइम में लेबर नीडेड थे जब ना राइस कल्टीवेशन होता था, स्लेव क्या होता है, वो पर्सन होते हैं जो ओन करते हैं समवन एल्स और द स्लेव ओनर। तो स्लेव वो होते हैं जो स्लेव ओनर के अंडर रहते हैं, वो स्लेव ओनर उसको ओन करते हैं, और ये ना इनके पास फ्रीडम नहीं होते हैं, और फिर कंपेल टू वर्क, वो जो भी उनके मास्टर बोलेंगे उनको काम करना पड़ेगा, ठीक है। बीघा क्या होता है, यूनिट मेजरमेंट ऑफ लैंड का होता है। ब्रिटिश रूल से पहले ये जो साइज था वो वैलिड कराया जाता था। बंगाल में ना ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज किए थे 1/3 ऑफ एन एकड़, तो बंगाल में इसको ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज किए थे 1/3 ऑफ एन एकड़ को लेके, ठीक है। नीज कल्टीवेशन था लार्ज स्केल पे होता था प्लग और ब्लक्स के द्वारा, इसके लिए रिक्वायर होता था प्लग्स और ब्लक्स के द्वारा, ठीक है। 1 बीघा जो इंडिगो कल्टीवेशन का होता था रिक्वायर्ड 2 प्लग्स, इसमें ना 2 प्लग्स लगते थे। इसका मतलब क्या होता था, प्लांटर के पास 1000 बीघा होता था जिसमें 2000 प्लग्स लगते थे। जो इन्वेस्ट करना पड़ता था इसमें परचेज के लिए और मेंटेनेंस के लिए प्लग का, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि सप्लाईज इजिली नहीं मिलते थे, और पीजेंट ना प्लग और ब्लग्स के लिए बहुत बिजी होते थे राइस फील्ड को लेके। अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर नीडेड देम, और उसी समय में होता था ये चीज, जब राइस होता था तभी इंडिगो होता था, तो दोनों एक ही समय में होता था, तो वो सब ना इंडिगो का कल्टीवेशन में ना डिफिकल्टी फेस करते थे। लेट 19th सेंचुरी में ना प्लांटर जो थे रेलुक्टेंट हो गए थे एक्सपैंड करने को अपने एरिया को लेकर नीज कल्टीवेशन में। इसमें ना 25% जो लैंड प्रोड्यूसिंग होता था वो ना अंडर इस सिस्टम में होता था, ठीक है, और रेस जो होते थे वो रैयती सिस्टम में होता था। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रैयस में कैसे होता था, इसमें ना क्या होता था, प्लांटर को साइन किया जाता था कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, और उसको प्रेसराइज किया जाता था साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ ऑफ रैयस में, और फिर ना वो साइन करते थे कॉन्ट्रैक्ट, और कैश एडवांस उनको प्लांटर्स को दे दिया जाता था लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोड्यूस करने के लिए इंडिगो। बट द लोन कमिटेड द रैयस टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। तो 25% जो उसका एरिया होता था ना उस पर इंडिगो को उसको कल्टिवेट करना होता था। प्लांटर प्रोवाइड करते थे सीड और ड्रिल, जबकि कल्टिवेटर ना
प्रिपेयर करते थे सोइल को, सोड करते थे सीड को और लुक भी करते थे क्रॉप्स को, ठीक है। ये वर्कर हार्वेस्ट कर रहे हैं इंडिगो को, ठीक है। यहाँ पे लाइफ ऑफ रूलर का है 1816 का। यहाँ पे इंडिगो प्लांट वॉज कट मोस्ट बाय द मैन। इंडिगो प्लांट क्या होता था, कट करता था मोस्टली मैन के द्वारा। इंडिगो प्लांट बिगेन ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड टू द फैक्ट्री। अब कैसे इंडिगो को फील्ड से फैक्ट्री लेके जाया जाता था, ठीक है। हाउ वॉज इंडिगो प्रोड्यूस, अब कैसे इंडिगो प्रोड्यूस होता था। यहाँ इंडिगो फैक्ट्री को लोकेट किया गया है इंडिगो फील्ड के पास और फिर इस पेंटिंग में विलियम सिम्पन बनाए हैं 1863 में, ठीक है। ये ना इसमें बताया जा रहा है कि इंडिगो विलेज में ना वेयर यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज, इंडिगो फैक्ट्रीज के पास ही ना इंडिगो विलेज होता था जो ओन किए जाते थे प्लांटर द्वारा। ये हार्वेस्ट किया जाता था इंडिगो प्लांट, वो वर्क्स लगता था इंडिगो फैक्ट्री में, ठीक है। देयर और 3 और 4 वर्क्स होते थे, नीड होते थे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए डाई को, और इच वर्क ना होते थे सेपरेट फंक्शन करते थे। ये लीव्स ना स्ट्रिप्ड ऑफ होते थे इंडिगो प्लांट के, और फिर फर्स्ट सॉक्ड इन वार्म वाटर, इसको पहले वार्म वाटर में शॉक किया जाता था वर्क के, फिर नाउ एज द फर्मेंटिंग और स्टीपर वर्क फॉर सेवरल आवर्स, और उसके बाद सेवरल आवर में ना फर्मेंटिंग और स्टीपर वर्क में रख दिया जाता था, ठीक है। When the plant fermented, the liquid began to boil and bubble. तो जैसे प्लांट फर्मेंटेड होता था तो लिक्विड ना बॉयल और बबल होने लगता था। फिर रोटन लीव्स को ना टेक किया जाता था और लिक्विड ड्रेन किया जाता था अनदर वर्थ से, और फिर इसको प्लेस किया जाता था फर्स्ट वर्थ में, ठीक है। इन द सेकेंड वर्थ नॉन एज बीटर वर्थ, जो सेकेंड वर्थ होता था बीटर वर्थ होता था, उसमें ना सॉल्यूशन को कंटिन्यूसली स्ट्रीट किया जाता था और बीटन किया जाता था पैडल्स द्वारा। जब लिक्विड रिक्वायर होता था तो ग्रेजुअली टर्न किया जाता था ग्रीन और फिर ब्लू में, उसके बाद लाइम वाटर ऐड कर दिया जाता था उस वर्थ में ताकि ग्रेजुअली इंडिगो न सेपरेट किया जा सके फ्लेक्स में, और मडी सेडिमेंट्स जो होते थे सेटलमेंट के एट द बॉटम ऑफ द वर्थ एंड अ क्लियर लिक्विड रोज टू द सरफेस, और क्लियर लिक्विड रोज के सरफेस पे पता चले, ठीक है। द लिक्विड वॉज ड्रेन्ड ऑफ एंड द सेडिमेंट्स द इंडिगो पल्प ट्रांसफर टू अनदर वर्थ। तो फिर जो ये होता था ना इसको दूसरे वर्थ में ट्रांसफर किया जाता था जिसको सेटलिंग वर्थ कहा जाता था, और फिर प्रेस्ड और ड्राइड किया जाता था सेल के लिए, ठीक है। ये इंडिगो रेडी टू सेल के लिए हो गया है, ठीक है। वोमेन यूजुअली कैरी कर रही है इंडिगो को वर्थ से, ठीक है। ये वर्थ बीटर है, इसको क्या काम होता है, इसका स्टैंड क्या रहता है, ये पैडल लेके इस टायर को सॉल्यूशन ऑफ वर्थ को, ये वर्कर वेस्ट डीप वाटर फॉर ओवर 8 आवर्स टू बीट द इंडिगो सॉल्यूशन, इसको ना इंडिगो सॉल्यूशन को बीट करने के लिए इसको काम पे रखा जाता था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट स्टेज में प्रोडक्शन ऑफ वर्कर स्टैम्पलिंग एंड कटिंग द इंडिगो पल्प डेट हैज बीन प्रेस्ड एंड मोल्डेड। तो इसमें ना लास्ट में ना प्रेस और मोल्ड किया जाता था वर्कर्स के द्वारा, ठीक है। इस बैकग्राउंड में आप ना देखोगे वर्कर को केयर किए हुए हैं वो सब द ब्लक्स फॉर डाइंग, ब्लक्स को डाइंग के लिए, ठीक है। When the crops was delivered to the planters after the harvest, a new loan was given to the reyes and the cycle started all over again. तो जैसे ही एक बार क्रॉप्स दे दिया जाता था ब्रिटिश को तो फिर से ये ना फिर से उसको न्यू लोन दिया जाता था और फिर से ये चीज फिर स्टार्ट कर दिया जाता था। पीजेंट ना इनिशियली टेम्पटेड हो गए थे ये लोन की वजह से और फिर ना हरास फील कर रहे थे इस सिस्टम की वजह से। ये जो प्राइस था इंडिगो का प्रोड्यूस करने के लिए जो उनको मिल रहा था बहुत ज्यादा कम था और फिर ये जो साइकिल लोन का था वो नेवर इंडेड था, ठीक है। और भी प्रॉब्लम थे जो प्लांटर ने यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टीवेटेड ऑन द बेस्ट सोइल, और प्लांटर इंसिस्ट करे थे कि बेस्ट सोइल पे ना इंडिगो को कल्टीवेट किया जाए, और फिर ना विच पीजेंट प्रिजर्व टू कल्टीवेट राइस, जो पीजेंट ना रखे थे कल्टीवेट करने के लिए राइस को। इंडिगो ना मोर ओवर हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्टेड द सोइल रैपिडली, और ये ना क्या करता था डीप रूट होता था और सोइल को एग्जॉस्ट कर देता था। इंडिगो हार्वेस्ट ना लैंड को ऐसा कर देता था कि उस पर राइस ना उगाया जा सके, ठीक है। ब्लू रिवेलियन एंड आफ्टर, द ब्लू रिवेलियन एंड आफ्टर मार्च 1859 में ना 1000 ऑफ रैयर्स जो बंगाल के थे रिफ्यूज कर दिए ग्रो करना इंडिगो को, और रिवेलियन स्प्रेड हो गया। रैयर्स रिफ्यूज किए पेरेंट्स प्लांटर को और अट्रैक्ट किए इंडिगो फैक्ट्रीज को आर्म्ड विद स्वर्ड्स और स्पेयर्स को लेके और बोज और एरोस को भी लेके। वोमेन ना फाइट करने लगी पोर्ट से, पैन से, किचन इम्प्लीमेंट से। जो वर्क कर रहे थे ना प्लांटर सोशली बॉयकॉट करने लगे। गोमसाज एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स थे हु कैम टू कलेक्ट रेंट वेयर बीटन अप, जो आते थे ना लेने के लिए रेंट उसको भी मारा जाता था, ठीक है। रैयर्स स्वर्ड्स दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांसेस टू सो इंडिगो नॉर बी ब्यूल्ड बाय द प्लांटर्स लाठीज।
द लाठी विल्डिंग स्ट्रॉन्गमैन मेंटेन्ड बाय द प्लांटर्स। तो ना ये ना वो ना रैयस ना उसको प्लांटर्स को कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लाठी वो ना प्लांटर्स खुद रखते थे लाठी बिल्डिंग, ठीक है। वाई डिड द इंडिगो पीजेंट डिसाइड दे वुड नॉट लॉन्गर रिमेन साइलेंट, वो क्यों डिसाइड किए थे, क्योंकि और क्यों वो पावर किए थे रिबिलियन करने का, ये क्लियरली है कि इंडिगो सिस्टम इंटेंसली ऑपरेसिव था, इसीलिए वो ऑपरेस हो गए थे, इतना ज्यादा ऑपरेस हो गए थे कि उनको रिबिलियन करना पड़ा था कुछ ही समय में। 1859 में इंडिगो रैयस न फेल्ट करने लगे कि सपोर्ट लोकल जमींदारी का और विलेज हेडमैन का रिबिलियन के लिए प्लांटर्स का। इन मैनी विलेज हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट एंड फॉट पेस्ड बैटल विद द लाठ हिल्स। तो जो इंडिगो को जो भी उगाना नहीं चाहते थे ना वो सब ना उससे फाइट करने लगे। फिर अदर प्लेस में जमींदारी विलेज अर्ज करे थे रियोस को कि रजिस्ट करे प्लांटर्स को। दिस जमींदारी वी आर अनहैप्पी व्हेन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ द प्लांटर्स एंड एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीजेस। जब लॉन्ग लीजेस पे उसको लैंड मिलने लगा तो जमींदार भी खुश नहीं थे और फिर फोर्स हो रहे थे इस चीज को लेके प्लांटर्स का, ठीक है। इंडिगो पीजेंट जो थे ना इमेजिन किए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट would support them in their struggle against the planter। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेंगे प्लांटर के अगेंस्ट। पर 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ना प्रैक्टिकली वरीड थे अपने पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिबिलियन के। व्हेन द न्यूज स्प्रेड एज सिमरिंग रिवोल्ट इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859। तो फिर ना 1859 में वो ना टूर किया उस रीजन को, फिर रैयस को देखे, फिर साइन किया गवर्नमेंट के साथ सिंपैथी प्लाइट। फिर व्हेन इन बरासत द मजिस्ट्रेट एस्ले इडन इशूड अ नोटिस स्टेटिंग दैट रैयस वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो बोले कि रैयस को ना जरूरी नहीं है कि इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स को वो एक्सेप्ट करे। Word went around the Queen Victoria and declared that indigo need not be sown। तो फिर ये बात क्वीन विक्टोरिया के पास गया और क्वीन विक्टोरिया बोली कि इंडिगो का कोई जरूरत नहीं कि इंडिगो को भी सोन किया जाए, ठीक है। ईडन was trying to placate the peasant and control the explosive situation, but his action was read as support of the rebellion। पर उसका जो सपोर्ट ये ना वो चाहते थे कि तो ना ये क्या हुआ, तो ईडन ये चीज को सपोर्ट किया था कि ताकि वो जो हो रहा था रिवोल्ट वो बंद हो सके, पर रिवोल्ट को ना इसका सपोर्ट ही मान लिया गया, ठीक है। रिविलियन स्प्रेड हो गया और इंटेलेक्चुअल थे कलकत्ता के वो रस करने लगे इंडिगो डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। दे रॉट ऑफ द मिसरी ऑफ द रैयस, और वो लिखने लगे मिसरी ऑफ रैयस के बारे में। फिर ट्रेनिंग ऑफ प्लांटर्स के बारे में, हॉरर बताए इंडिगो सिस्टम के बारे में। वरीड हो गए रिबिलियन को लेके, गवर्नमेंट ब्रॉड किया मिलिट्री प्रोटेक्ट प्लांटर्स के लिए असॉल्ट एंड सेट इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्लांटेशन। तो फिर इंडिगो प्रोडक्शन के लिए ना वो इंडिगो कमीशन को भी बैठा है, ठीक है। The commission held that planter guilty and criticized them to coercive method they used with indigo cultivator। फिर वो बताया कि प्लांटर को गिल्टी होना चाहिए क्योंकि वो सब ना गलत तरीके का यूज करे थे इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ, ठीक है। वो डिक्लेयर किए कि इंडिगो प्रोडक्शन नॉट प्रॉफिटेबल है रैयस के लिए। फिर कमीशन आज के रैयस को फुलफिल करने के लिए एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को, और बोले कि इसके बाद अगर आप नहीं करना चाहते फ्यूचर में तो आप रिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, इंडिगो प्रोडक्शन ना कोलैप्स हो गया बंगाल में। फिर प्लांटर ना शिफ्ट करने लगे इस ऑपरेशन को बिहार में। फिर डिस्कवरी हुआ सिंथेटिक डाइस का लेट 19th सेंचुरी में। फिर बिजनेसमैन ना सेवरली अफेक्टेड हुए इस चीज को लेके और एक्सपेंड किए मैनेज करना अपना प्रोडक्शन को। महात्मा गांधी रिटर्न जब हुए साउथ अफ्रीका से तो वो पीसेंट ऑफ बिहार को परसुएट किए और विजिट किए चंपारण में। और जब ये प्लाइट को देखे इंडिगो कल्टीवेटर का वहां पे, तो महात्मा गांधी विजिट के 1917 में मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ चंपारण मूवमेंट एंड अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर। तो वो ना स्टार्ट किए चंपारण सत्याग्रह 1917 में इंडिगो प्लांटर के खिलाफ, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगर ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।